सो वेलकम टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में 9.12 एंजाइम्स। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लेक्चर स्टार्ट करें, एंड वंस अगेन आई थैंक एवरीबॉडी कि आज हमारी जो यूट्यूब की फैमिली है 1K क्रॉस कर गई, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि हम जल्दी ही 2K तक पहुंच जाए, एंड विद योर लव, विद योर सपोर्ट, तो हम इंशाल्लाह जल्दी ही पहुंच जाएंगे। सो आज हम पढ़ने वाले हैं एंजाइम्स। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। कहता है कि जो सारे एंजाइम्स, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स, देखो इस पर पहले ही एक क्वेश्चन बनने वाला है। ठीक है, एंड नॉट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऐसे भी लिख सकता है ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स असर्शन में, देन असर्शन बिकम्स करेक्ट। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स कहते हैं कि ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन्स है। ऑलमोस्ट का जो वर्ड इसने लगा दिया, ऑलमोस्ट के वर्ड में ही क्वेश्चन बन गया कि भाई सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स तो नहीं होते हैं। इसने लिखा, इसीलिए इसने लगा दिया ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। दैट मीन्स कुछ एंजाइम्स तो हैं जो प्रोटीन्स के नहीं होते हैं। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। देखो वो भी कहा है, एक्सेप्शन भी दे दिया है कि देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। और उन न्यूक्लिक एसिड्स को क्या कहा गया है? राइबोजाइम्स। तो देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स, एंड दोज एंजाइम्स आर नोन एज राइबोजाइम्स। उन एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम्स कहते हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स सारे, ऑलमोस्ट दैट मीन्स सारे एंजाइम्स, ऑलमोस्ट सारे एंजाइम्स तो प्रोटीन्स होते हैं एक्सेप्ट द राइबोजाइम्स। ठीक है, बस इतनी बात याद रखनी है कि राइबोजाइम्स आर, दे आर द एंजाइम्स बट दे आर नॉट प्रोटीन्स, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये असर्शन आ सकता है कि ऑल प्रोटीन्स आर एंजाइम्स, तो असर्शन इज गलत। ठीक है, या ऐसा असर्शन आ सकता है ऑल प्रोटीन्स आर नॉट प्रोटीन, ये ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, सारे एंजाइम्स प्रोटीन्स नहीं है। तो रीजन में आ सकता है राइबोजाइम्स आर द न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव एज एंजाइम्स। तो असर्शन भी करेक्ट और रीजन भी करेक्ट। तो असर्शन लिख रहा था क्या? ऑल एंजाइम्स आर नॉट प्रोटीन्स, तो सारे एंजाइम्स प्रोटीन नहीं होते, तो असर्शन इज करेक्ट। और उसका रीजन भी दिया है कि राइबोजाइम्स आर द न्यूक्लिक एसिड्स दैट बिहेव एज प्रोटीन्स, दैट बिहेव एज एंजाइम्स, तो रीजन भी करेक्ट। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय लाइन डायग्राम। देखो एक लाइन डायग्राम से हम किसको पढ़ सकते हैं? एक एंजाइम को हम डिपिक्ट कर सकते हैं बाय लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम सिंपली होती है क्या? देखो ये एंजाइम है, ठीक, ये एंजाइम है, इसके साथ सबस्ट्रेट ऐड है, तो ऐसे इसी तरीके से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स हो गए है, एंजाइम सबस्ट्रेट से फिर ऐसे ऐसे, दैट इज कॉल्ड एज द लाइन डायग्राम, कि उसमें कौन कौन एंजाइम क्या क्या चीज़ें कर रहा है। डिपिक्ट कैसे हम करेंगे कि एंजाइम है, तो जैसे कि सबस्ट्रेट में चेंज आएगी तो हम कहेंगे कि वहाँ पर हम देखेंगे कि देयर इज एन एंजाइम। ठीक है, एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन। देखो लाइन डायग्राम भी ये भी है, लाइन डायग्राम भी हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि जो एंजाइम है, एंजाइम इज सिंपली जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये एंजाइम है, दिस इज द लाइन डायग्राम अगर हम ऐसे बोलेंगे। तो एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। एक एंजाइम जो है इसका क्या है? लाइक प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है। देखो तो लाइन डायग्राम भी हमारी बन गई। अगर इसमें पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो ये नॉर्मल है, लीनियर चेन। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। देन ये क्या हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल ये बन जाएगा 2 डिग्री स्ट्रक्चर। देन ये बन जाता है एक्टिव एंजाइम, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। तो ये एंजाइम का क्या है? दिस इज 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ठीक, उसके बाद देखो पहले ये प्राइमरी डिग्री स्ट्रक्चर है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में स्ट्रेट चेन है। उसके बाद ये क्या हो जाएगी? ये हेलिकल साइड में आएगी, हेलिकल शेप में। और उसके बाद ये किस में आएगी? इनटू द 3rd डिग्री स्ट्रक्चर, दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज एमिनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। तो एक एमिनो एसिड के पास होता है पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट लाइक एज स्ट्रेट चेन ऑफ एमिनो एसिड्स। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज अ सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर। देखो तो एक एंजाइम के पास क्या होता है? सेकेंडरी एज वेल एज उसके पास क्या होता है? वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू टर्शियरी स्ट्रक्चर। तो बन गई हमारी लाइन डायग्राम।
When you look at the tertiary structure, you will notice that the backbone of the protein protein chain folds upon itself. The chain crisscrosses itself and hence many curvices और पॉकेट्स आर मेड. बिल्कुल. तो जब हम देखते हैं, पहले तो ये स्ट्रेट चेन थी, उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गया, उसके बाद यही चेन क्या होगी, खुद पर ही फोल्ड हो गई. मतलब खुद पर ही फोल्ड होगी मीन्स ये ऐसे थी, अभी तक ये ऐसे थी, अब ये क्या हो गई, अब ये खुद ही फोल्ड हो गई, खुद पर ही ये फोल्ड हो गई. देखो ऐसे. तो मतलब ये फोल्ड हो रही है और खुद पर ही फोल्ड हो रही है. तो जिसके कारण क्या बन जाता है, इसमें थोड़े से डिप्रेशंस, पॉकेट्स बन जाते हैं. यहाँ पर पॉकेट, यहाँ पर पॉकेट, यहाँ पर पॉकेट. तो डिफरेंट पॉकेट्स इसमें बन जाते हैं. और इन पॉकेट्स को हम क्या कहते हैं, वन ऑफ सच पॉकेट इज कॉल्ड द एक्टिव साइट. इसी में एक पॉकेट, मान लो ये पॉकेट इसमें बन गया, तो इस पॉकेट को हम कहेंगे वन ऑफ द एक्टिव साइट. तो जब ये दैट मीन्स टर्शियरी स्ट्रक्चर बना देता है, तो उसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन खुद पर ही फोल्ड हो जाती है. उसमें इसमें क्रिस क्रॉस लिंक्स आ जाते हैं. दैट मीन्स वो क्रिस क्रॉस लिंक्स क्या होते हैं, बेसिकली दे आर बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ये बाकी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं. इसी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स की वजह से ये क्या बन जाता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर बन जाता है. और इसके दौरान, फोल्डिंग के दौरान, इसमें बहुत सारे क्या आ जाते हैं, गड्ढे से आ जाते हैं. ठीक है, डिप्रेशंस आ जाते हैं. और उन्हीं में से एक जो पॉकेट है, एक जो गड्ढा है, उसको हम एक्टिव साइट कहते हैं. एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज ए कर्व साई और पॉकेट. कहता है कि ये एक एक्टिव साइट एक गड्ढा जैसा होता है, कर्व साई होता है या पॉकेट होता है. कर्व साई मीन्स ए डिप्रेशन लाइक या पॉकेट लाइक. ठीक है, एक चंदे के जैसा होता है. विच द सबस्ट्रेट फिट्स. तो हमेशा सबस्ट्रेट किस पर फिट हो जाती है, इट विल फिट इनसाइड दैट पॉकेट, इट विल फिट इनसाइड द एक्टिव साइट. एक्टिव साइट को ही हम पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर, तो वही होता है. दस एंजाइम्स थ्रू दियर एक्टिव साइट्स. इसीलिए हम कहते हैं कि जो एंजाइम्स विद द हेल्प ऑफ देयर एक्टिव साइट्स, जो एंजाइम्स होते हैं थ्रू देयर एक्टिव साइट्स, वो अपनी एक्टिव साइट्स के कारण क्या करते हैं, कैटलाइज द रिएक्शन एट अ हाई रेट. वो अपनी एक्टिव साइट पर बाइंड करते हैं किसको, सबस्ट्रेट को, और इसी तरीके से वो कैटलाइज करते हैं, इंक्रीज करते हैं स्पीड ऑफ द रिएक्शन. स्पीड ऑफ द रिएक्शन दैट मीन्स कैटलाइज द रिएक्शन एट अ हाई रेट. वो इसको रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, इसको स्पीड अप करते हैं बहुत ही हाई स्पीड पर. ईट एंजाइम्स एंजाइम कैटलिस्ट्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स. बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एंजाइम कैटलिस्ट्स डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स. कैसे डिफर होते हैं एंजाइम कैटलिस्ट्स, दैट मीन्स एंजाइम कैटलिस्ट्स आर नोन एज बायो कैटलिस्ट्स. ये बायो कैटलिस्ट्स होते हैं. तो ये बायो कैटलिस्ट्स इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से कैसे डिफर हो जाते हैं, मनी वेज, बहुत सारे तरीके से. बट सबसे बड़ी डिफरेंस क्या है, व्हाट वन मेजर डिफरेंस नीड्स टू मेंशन. लेकिन एक डिफरेंस हमें यहाँ ज़रूरी कहनी है. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर. जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स होते हैं वो किसी भी टेम्परेचर पर, वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स पर वो क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं. आप 40 ले लो, 50 ले लो, 60 ले लो, हाँ 10 ले लो, 15 ले लो, जितना भी आप ये टेम्परेचर को वेरी करोगे, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स एफिशिएंटली वर्क करते हैं. तो दैट मीन्स उनमें दे पोजेस वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स, दे कैन वर्क एट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स. ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, ये लाइन्स आप बस गोल के पी लेना. इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट्स वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर्स एंड हाई प्रेशर्स. देखो हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट चाहे कितना भी हाई प्रेशर हो, कितना भी फ्लक्चुएट प्रेशर हो जाए, कितना भी फ्लक्चुएट टेम्परेचर हो जाए, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली ऑन दोज चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर. लेकिन जो बायो कैटलिस्ट्स होते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं, गेट डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर्स. इतनी बात याद रखना कि जो हाई टेम्परेचर्स होते हैं दैट डैमेज द एंजाइम्स हाई टेम्परेचर पर डैमेज हो जाते हैं, से अबाउ 40 डिग्री. क्वेश्चन ऐसा ही आएगा. क्वेश्चन इसने खाली से का है, से 40 डिग्री. तो वहाँ पर आएगा कि एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होते हैं किनके लिए, बायो कैटलिस्ट्स के लिए, वो क्या है, तो अबाउट दैट मीन्स से अबाउट 40 डिग्री. तो दैट मीन्स 40 डिग्री तक क्या है, नॉर्मल रेंज है. तो अप टू 40 डिग्री दैट इज एंजाइम बायो कैटलिस्ट्स विल वर्क एफिशिएंटली, बट above 40 degree they will damage, the temperature will damage them. So above 40 degree they are non-functional, they will get damaged, and that damage of the enzyme is known as denaturation. So above 40 degree they get denatured, ठीक है, non-functional बन जाएगी. However enzymes
आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स। ये भी देखो, मैंने पहले ही कहा कि ये जो पैराग्राफ होने वाला है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। हाउ आर एंजाइम्स आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म, लेकिन अगर हम एंजाइम्स, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनसे हम एंजाइम्स निकालते हैं और उनके एंजाइम्स किस पर वर्क करते हैं, वर्क अंडर हाईली एक्सट्रीम टेम्परेचर्स। अब ये कौन से ऑर्गेनिज्म है जिनसे हमने एंजाइम्स तो हासिल किए लेकिन वो एंजाइम्स वर्क करते हैं एट हाई टेम्परेचर, जैसे कि हॉट वेंटस, सल्फर स्प्रिंग्स। हॉट वेंटस में, जहाँ के हॉट वेंट्स होते हैं आतशफिशा, जो समंदर के नीचे होते हैं हॉट वेंट्स, थर्मल वेंट्स, उनमें जो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनके एंजाइम्स वर्क करते हैं एट हाई टेम्परेचर, जिसमें एग्जाम्पल है थर्मस एक्केटस। जिसमें एग्जाम्पल किसके है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म इसने कहा, तो इसकी यहाँ पर आप लिख ही डालो कि थर्मस एक्केटस एक ऑर्गेनिज्म है, थर्मस एक्केटस। थर्मस एक्केटस एक ऑर्गेनिज्म है जिससे हम क्या कहते हैं, जिसके एंजाइम्स वर्क करते हैं अप टू 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड, तो स्टेबल एंड रिटेन देयर कैटालिटिक पावर इवन एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी क्या होते हैं, फंक्शनल होते हैं। तो थर्मस एक्केटस से हम कौन सा एंजाइम यूज करते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, टैग पॉलीमरेसिस। टैग पॉलीमरेज जो है, ये टैग पॉलीमरेज किससे यूज हो जाता है, जब हम पीसीआर करते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उससे हम टैग पॉलीमरेज थर्मस एक्केटस से हासिल करते हैं। और ये टैग पॉलीमरेज 80 to 90 डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या करता है, एफिशिएंटली वर्क करता है। थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन important quality of such enzymes isolated from thermophilic organisms। और ये thermophilic organisms वो organisms होते हैं which live at high temperatures। उसमें इसमें एग्जाम्पल मैंने कौन सी दे दी, थर्मस एक्केटस। क्लियर है? तो आज के लिए इतना, तो कल हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस।